लेकिन ऐसे में जबकि प्रियंका एक नई जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कों पर आगे बढ़ रही है, सियासी हलकों में चर्चा ये हो रही है कि आखिर इसके क्या मायने हैं, किस तरह के परिणाम भविष्य में सामने आ सकते हैं। और इसीलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। इस खास मौके पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रेरणा सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। किसान नेता और राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह साहब हमारे साथ लगातार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और अरिण लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरी रैली पर और इस रोड शो पर जो लखनऊ में ही मौजूद हैं। भाइयों बहनों, आप सबका यहाँ नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? एक सेकंड शांत हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, चौकीदार 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 देखिए, देश के चौकीदार ने उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों से पैसा चोरी किया है, वायुसेना से पैसा चोरी किया है। आज आप हिंदू अखबार पढ़िए, कल का हिंदू अखबार पढ़िए, उसमें साफ लिखा है नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज था उसको मिटाया और अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा चौकीदार ने पहुंचाया। तो चौकीदार, अब देखिए उत्तर प्रदेश अगर इस देश का कोई सेंटर है, कोई दिल है, तो ये उत्तर प्रदेश है। इस बात को आप मानते हो? और अब मैंने प्रियंका और सिंधिया जी को यहां का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और मैंने उनको कहा है, मैंने इनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इन दोनों को लड़ना है और उत्तर प्रदेश में न्याय वाली सरकार लानी है। इनका लक्ष्य लोकसभा में जरूर है, मगर इनका लक्ष्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का है। और हम यहाँ पे फ्रंट फुट पे खेलेंगे, बैक फुट पे नहीं खेलने वाले हैं। और जब तक यहाँ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की सरकार नहीं बनेगी, तब तक सिंधिया जी और प्रियंका जी और मैं चैन से नहीं रहेंगे। हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश में युवाओं की, गरीबों की, किसानों की सरकार लाएंगे। आप सबने इतना प्यार भरा स्वागत दिया। आप सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लखनऊ की जनता, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। चौकीदार चौकीदार चौकीदार। और लखनऊ में ये रोड शो जहां प्रियंका का इंतजार कर रहे थे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहां लालबाग में पहुंचने पर पहली बार माइक हाथ में लेकर अपनी बात राहुल गांधी ने रखी है और शुरुआत ही अपने पसंदीदा नारे से की है। और यहां उत्साह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर देखा जा सकता है। और फिर एक बार यह काफिला आगे बढ़ता हुआ, और योजना यही है कि रुक रुक कर बीच में इसी तरह जनता से मुखातिब होंगे राहुल और प्रियंका और कांग्रेस दफ्तर तक पहुंचेंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले वाजिब भी यही होगा कि प्रेम शुक्ला जी से जवाब जाना जाए। नारा आपने भी सुना होगा, क्या प्रतिक्रिया आ रही है आपके जहन में? खानदानी चोर मचा रहे शोर हैं, क्योंकि जीजा जी की चोरी पकड़ी जा चुकी है। क्योंकि चौकीदार प्योर है, इसलिए जिनकी माँ चोर है, जिनके बाप चोर थे, जिनके जीजा जी चोर हैं, चोर शोर मचा रहे हैं। उनका शोर जो है पूरी देश की जनता सुन रही है और पूरे देश की जनता जान रही है कि जो 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में बेल पर हैं, जिनकी माँ बेल पर है, जिनका पूरी पार्टी आधे से अधिक बेल पर है, ऐसे लोग जो पैकेज में बेल ले रहे हैं,
जिस तरह से फैमिली पैक आता ना आइसक्रीम का, उस तरह से फैमिली बेल पैक लेने वाले लोग इसी तरह का शोर मचाएंगे। और इसी तरह की हम लोग जो है, एक जमाने में खाट रैली उनकी निकली थी, कहा 27 साल यूपी बेहाल, खाट रैली की वाट लग गई, और अब अखिलेश और मायावती के लेकिन ये राजनीतिक बयान है, जनता और तमाम लोग इसे खामोशी से सुन भी लेते हैं। लेकिन ये जो इतनी बड़ी भीड़ आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में प्रियंका के आने के बाद, आपको नहीं लगता कि फर्क तो पड़ेगा ही इसे? क्या इसे स्वीकार नहीं करते आप? मैं वही बता रहा हूं आपको कि इससे ज्यादा भीड़ आपको 2016 में जब राहुल गांधी खाट रैली निकाल रहे थे प्रशांत किशोर को साथ लेकर, तब खाट रैली में भी इससे कम भीड़ नहीं थी, इससे कम सुर्खियां नहीं थी, इससे अधिक जो है सेंसेशन मचाने का प्रयास नहीं था। लेकिन हुआ क्या, उनकी खाट की वाट लग गई, और आज वो अखिलेश और मायावती के तलवे इसलिए चाट रहे हैं कि वो किसी तरह उनको 2 सीट छोड़ दे, अमेठी और रायबरेली। और वो लोग किस तरह से जो है सपा के साथ समझौता करने के बाद भी वो इकाई में आगे 10 सीटों का भी लक्ष्य नहीं छू पाए। तो ये लोगों ने देखा है। क्या वाकई ये जिस तरह का परसेप्शन बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से, क्या कोई ऐसी रणनीति है भी वाकई कि ये चुनाव के बाद इस तरह की गुंजाइश बाकी रखी जाएगी, जिस तरह का आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है? देखिए, प्रेम शुक्ला जी के पास और भाजपा के जो बाकी प्रवक्ता हैं उनके पास अब कहने को कुछ खास रह नहीं गया है। आप माँ को चोर कहिए, माँ की चोरी सिद्ध हुई नहीं हुई, आप पिता को चोर कहते रहे, उनकी चोरी सिद्ध हुई नहीं हुई, आप किस मर्जी को, अब आप जीजा जी को आप चोर कह रहे हैं, उनकी चोरी आप सिद्ध कर पाए? आप ईडी से 4 दिन से उनसे पूछताछ कराने का नाटक कर रहे हैं, कुछ निकला नहीं निकला, क्योंकि चोर तो सिर्फ एक है और वो है देश का चौकीदार। और उस चौकीदार को हटाने का काम राहुल जी, प्रियंका जी ने शुरुआत कर दी है आज लखनऊ से। तो आप जो फ्रस्ट्रेशन में जो आप ये बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके के पर्सनल एलिगेशन लगा रहे हैं, देश को अब ये सब पसंद नहीं आता। और आप कह रहे हैं कि भीड़ आने से कुछ नहीं होता, तो आपका कहने का मतलब है जो मोदी जी के प्रोग्राम में भीड़ आती है उससे भी कुछ नहीं होना चाहिए, उस पर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। चुनाव तो देखिए नजदीक आ गए हैं, भीड़ तो सब तरफ देखी जाएगी। लेकिन दुष्यंत नागर साहब, आपको क्या लगता है, आप तो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या वाकई इससे फर्क पड़ने वाला है? एक बड़ी तादाद में जनसमुदाय दिखाई भी दे रहा है लखनऊ में सड़कों पर उतरा हुआ प्रियंका गांधी को देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। आज का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में बहुत बड़ा दिन है। जो लोगों का प्यार, जो स्नेह, जिस तरह से भारी भीड़ वहां राहुल जी को, प्रियंका जी को, सिंधिया जी को देखने के लिए आई है, सुनने के लिए आई है, उससे ये प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य की सरकार पिछले दिनों से जो सत्ता में है, अपने वादों को पूरा करने में, लोगों के दुख दर्द को समझने में, उनके दुख दर्द को दूर करने में असक्षम और नाकामयाब साबित हुई है। यानी ये फायदा मिलेगा सार, ये है। लेकिन शेष नारायण जी, सर आप तो लंबे अरसे से राजनीति को देखते हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की एक बड़ी गहरी समझ आपको है। जिस तरह से पहली बात की इन्होंने शुरुआत ही की अपने एक नारे से और उसका अंत भी वहीं से किया, क्या यह समझा जाए कि यही एक बड़ा एजेंडा है और यही एक बड़ी लाइन है जिस पर आगे बढ़ने की कोशिश होगी? और राहुल ने भी कह दिया है कि फ्रंट फुट पर खेलेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। भाई 89 में जब वीपी सिंह का चुनाव हुआ था तो बीजेपी और जनता दल, वीपी सिंह जनता दल में बाद में हो गए थे, वो जनमोर्चा बना के शुरू किया था उन्होंने। हाँ। तो उन लोगों ने बोफोर्स के तोपें लेके प्रचार किया जाता था। आज जिस तरह से ये राफेल की जहाज को लेके राहुल गांधी खुद अपने हाथ से उस रोड शो में हिला रहे हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी मंशा तो जाहिर कर दी है कि राफेल को मुद्दा बनाएंगे। लेकिन सर यही एक बड़ी अच्छी बात समझने की कोशिश भी है और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ये समझा भी सकते हैं। बात परसेप्शन की है, क्या अभी तक राहुल गांधी अपने इस नारे के साथ जनता तक वो मंशा पहुंचा सके हैं? और क्या जनता ने आंशिक तौर पर या पूरी तरह से इसे स्वीकार भी कर लिया है? क्या आपको महसूस होता है? यूपी में तो उनकी जनता ही अभी तक नहीं थी, आज पहली बार इतनी भीड़ दिख रही है 10-15 साल में, उसके पहले कोई होता ही नहीं था। बिल्कुल। तो अब ये भीड़ जो है ये क्या रंग लिखाएगी, ये तो आज तो नहीं बता पाना मुश्किल है, आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, मैं नारे से जुड़ी बात को समझना चाहता हूँ, ये नारा कितना असर देने वाला है और क्या ये वाकई जनता में अब स्वीकार्य होने लगा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहां उनकी 2/3 और 3/4 मेजॉरिटी थी, वहां पे इस नारे ने तो असर दिखा दिया। अब यहाँ क्या दिखाई, लेकिन वहां उनकी पार्टी मजबूत थी, ध्यान रखिएगा। हाँ। यहाँ पे पार्टी अभी नहीं थी। अभी इनकी कोशिश, उन्होंने कहा 2022 तक के लिए हमारी तैयारी है, तो देखो ये क्या स्वरूप लेती है। वैसे अब ये तय है कि इस नारे का पहले बुरा नहीं मान रहे हैं लोग। प्रेरणा, क्या वाकई आपको लगता है कि ये जो बात अब राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराई है
यही पहला और बड़ा मुद्दा होगा? संकेत तो राहुल गांधी ने यही दिए आज। देखिए, निश्चित तौर पर पहला और बड़ा मुद्दा होगा। उसके अलावा पिछले लगभग 4.5-5 सालों में देश को विकास के नाम पर अगर कुछ मिला है तो वो नोटबंदी मिली है, टूटा फूटा जीएसटी मिला है, किसानों को आत्महत्या मिली है और युवाओं को बेरोजगारी मिली है। अब वक्त है बदलाव का। और जो ये राफेल पर प्रधानमंत्री जी घेरे जा रहे हैं, ये शर्मनाक है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि इस पर इंक्वायरी भी वो लोग कराने को तैयार नहीं है। लगातार जब डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और ऐसे आरोप की पूरा जो भाजपा संगठन है वो भागता नजर आ रहा है उन आरोपों से, तो निश्चित तौर पर देश को संदेह है कि चौकीदार चोर है। और अगर लेकिन नहीं है, आज के इस खास मौके पर अगर बात करना चाहें, प्रियंका के आने से इतना उत्साह देखा जा रहा है, कांग्रेस ऐसा क्या संदेश देना चाहेगी? प्रियंका का ऐसा कौन सा अनुभव है जो काम आएगा? या कांग्रेस भी मानती है कि एक भावनात्मक जुड़ाव है और चाहे जिस रूप में भी हो, जुड़ाव तो बने, फायदा तो हो? कैसे आप देखती हैं? देखिए, गांधी परिवार की कुर्बानियां रही हैं देश के लिए, चाहे वो आजादी से पहले की बात हो या आजादी के बाद की बात हो। और पूरा परिवार जो है वो देश की भावनाएं उनसे जुड़ी हैं। और प्रियंका जी एक जन लोकप्रिय नेता हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। काफी समय से एक मांग चली आ रही थी कि भाई प्रियंका जी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और उन्होंने निश्चय लिया है कि वो अब यही समझने की तो कोशिश है। दरअसल जो विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं, फिर वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बात फंस जाती है कि आखिर प्रियंका से उम्मीद कांग्रेस को ज्यादा क्यों है? ऐसा क्या वो नया देने वाली हैं पार्टी को या अपने कार्यकर्ताओं को, जिससे अब प्रचार प्रसार ज्यादा होगा कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस को और देश को राहुल जी से भी उम्मीदें हैं और प्रियंका जी से भी उम्मीदें हैं। प्रियंका जी के आने से 1 और 1 11 हो गया। अब दोनों भाई बहन मिलकर देश की सेवा कर रहे हैं और जो भाजपा और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको एक्सपोज करने का काम करेंगे। उम्मीदें दोनों से देश को बराबर है, कांग्रेस कार्यकर्ता दोनों को बराबर शेष नारायण जी, ये भले ही कहा जा रहा है कि अब दोनों मिलकर के करेंगे, क्या ये मजबूरी जो बीजेपी बता रही है लगातार प्रियंका को लाने की, क्या वाकई ये हकीकत लगती है कि ये मजबूरी थी कि आखिर कोई गेम चेंजर ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कुछ तो रुझान और बदलने की? राजनीति में सरप्राइज का बड़ा महत्व है। अब आडवाणी जी 2009 में उम्मीदवार थे। हाँ। और अगर 2014 में वही उम्मीदवार होते तो क्या तस्वीर होती? राजनाथ सिंह जी से मैंने बात किया था जब गोवा से लौट के आए थे नरेंद्र मोदी को घोषित करके। तो नरेंद्र मोदी को घोषित करके सरप्राइज एलिमेंट डाला गया, गुजरात मॉडल डेवलपमेंट डाला गया। और हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में सूरत जो लोग जाते हैं संपन्न हो जाते हैं, छोटा मोटा काम भी करते हैं। तो गुजरात मॉडल की बड़ा मैसेज था इधर गरीब इलाकों में। तो वो आया तो सरप्राइज हुआ, गुजरात तक हमारा भी हम भी खुशहाल हो जाएंगे। नौकरियां लड़कों को मिलेंगी, 2 करोड़ नौकरियों की बात थी और किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। तो वो बातें सरप्राइज एलिमेंट थी और उसको जनता ने लपक लिया। वो पार्टी जिसका कि जो कि 2 सीट पे कभी थी, आज जैसे बीजेपी है, जैसे कांग्रेस है, तो वो जाके सरकार बना लेती। आप ये कह रहे हैं कि असर तो पड़ेगा ही? नहीं तो पड़ रहा, साफ दिख रहा है भाई। असर तो पड़ ये रहा है कि बीजेपी के लोग और बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी समर्थक पत्रकार आज सारे लोग चाहे प्रियंका को के उल्टा बोल रहे हैं चाहे सीधा बोल रहे हैं। प्रियंका नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है, तो घेर ही नहीं। तो यही तो खेल है। इंदिरा गांधी को जब चरण सिंह 1978 में गिरफ्तार किया तो उन दिनों टीवी नहीं होता था, फ्रंट पेज अखबारों में आ गई और उसके बाद उतरी ही नहीं। डेली की गिरफ्तारी में हुआ, फिर ये कानून हुआ, ये हुआ। तो वो तो आज जो मोदी जी के इतने इंपॉर्टेंट भाषण हो रहे हैं, वृंदावन में हुआ और ग्रेटर नोएडा में हुआ, और उन भाषणों को जो घोषित चैनल उनके समर्थक हैं वो तक नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टीआरपी तो यहाँ रखी हुई है। तो टीआरपी माने पॉपुलरिटी, तो वो तो हो ही रहा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अब इसके बहाने चुनाव की भविष्यवाणी मैं नहीं करूंगा। यही तो समझने की भी बात है शेष नारायण जी कि आखिर ये जो जनसैलाब उमड़ा दिखाई देता है, समर्थक इतनी बड़ी तादाद में आए प्रियंका के, आखिर क्यों? वो किस बात का समर्थन करने आए हैं? वो प्रियंका से क्यों आखिर उनका लगाव जाहिर हो? उत्तर प्रदेश में तो सीधी बात है, हमारे बीजेपी के मित्र लोग बहुत करीबी हैं, वो बात मानेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में जनता जो कुछ भी राजकाज है उसे ऊब चुकी है। हाँ। उसको बदलाव चाहिए। और जो एक मिडिल क्लास का बड़ा हिस्सा है वो मायावती को और मुलायम सिंह यादव की पार्टी को समर्थन नहीं करता। तो आपके जो संकेत हैं कि अगर कमान प्रियंका को दी जाती है, जिस तरह की आवाजें उठने लगी है कांग्रेस के भीतर यूपी में, अब तो दे दिया, तो ये है कि एक बीजेपी के लिए ये खतरा भी हो सकता है और एक तेजी से उभराव दिखाई दे रहा है। हाँ, मोदी जी ने, प्रेम शुक्ला साहब, मोदी जी ने कांग्रेस को 0 कर दिया था यार, यहीं तो इसी सरजमी पे। तो प्रेम शुक्ला साहब, जिस तरह के आसार दिखाई दे रहे हैं,
शेष नारायण जी भी कह रहे हैं कि अब ये तो बढ़ाव दिखने लगा है कांग्रेस में, कि अब जुड़ाव लोगों का आता जा रहा है साथ में कांग्रेस के, और ये भीड़ यही दिखा रही है। देखिए, कपूल कल्पनाओं का कोई उत्तर नहीं हुआ करता। मैंने बताया कि जिस तरह से खाट सभाओं में इससे अधिक भीड़ें दिखाई दे रही थी जो खाट सभाएं शुरू की थी राहुल गांधी ने, और ये जो है 22 सीट से 7 सीट पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद भी आ गए थे। और भ्रष्टाचार का डंका जो वड्रा प्रियंका बजा रही है, वो क्या उत्तर प्रदेश की जनता नहीं समझती है? रायबरेली के लोग जो हैं, जाती थी वहां प्रियंका, वादा करके आती थी और दिल्ली में परिक्रमा कर करके थक जाते थे। मैं तो रायबरेली अमेठी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, कार्यकर्ताओं को भी जानता हूं। पिछली बार चुनाव अगर धन की पेटी नहीं खोल दी गई तो पिछली बार चुनाव हार गए थे। आज भी जो है अमेठी और रायबरेली बचाने के लिए जिस तरह से मुलायम सिंह यादव और मायावती के यहाँ ये पूरी तरह से शरणागत है, वो बता रहा है कि उनकी स्थिति क्या है। और भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर केंद्र तक जिस तरह से हमारा कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम करता है, जिस तरह से वहां विकास का काम चल रहा है। रायबरेली में कार्यकाल के दौरान सोनिया जी की जो विकास हुआ, और जब सोनिया जी का कार्यकाल यूपीए का नहीं, आज का विकास देख लीजिए। रायबरेली तक की जनता कहती है कि मोदी जी के आने के बाद घरों में एलपीजी के गैस कनेक्शन आए, शौचालय बने, आयुष्मान का कार्ड बटा। और इनके कार्यकाल में क्या था? किशोरी की परिक्रमा कीजिए और भ्रष्टाचार, उसमें तो 2-3 मैं आपको ऐसे ही उदाहरण दे सकता हूँ। और नहीं, ठीक है, ये तो चुनाव के दौरान ये उदाहरण देखने सुनने में भी आए हैं। देखिए, गलत बात है। एक तो आप जो तीन हिस्सा जो है आप भाजपा विरोधियों को दे रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता को आप बोलने भी नहीं देंगे तो नहीं, आपको पूरा मौका है बोलने का। आप हर वो चीज रखें जो वाकई आज तार्किक लग रही है। सही बात ही रख रहा हूँ ना। किशोरी के खिलाफ और स्वयं प्रियंका के खिलाफ वहां रायबरेली में जो वातावरण है, उसके मर्म को समझा जा सकता है। नहीं, लेकिन एक जो बड़ा आरोप आपका निकल करके आया, वो उसका जवाब लेने की भी जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल प्रेम शुक्ला साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। गौरव वल्लभ कांग्रेस के नेता हमसे जुड़ रहे हैं। गौरव वल्लभ, ये बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि खाट सभाएं जब हुई थी राहुल गांधी की ओर से, तो जनसैलाब इससे भी ज्यादा था उनके साथ, दौड़ भाग तो बहुत मची थी, लेकिन परिणाम वैसे नहीं आए थे। तो आशंका विपक्ष को लगातार है, आपको क्यों नहीं है? प्रशांत जी, देखो किस तरह की बात कर रही है। सत्ता में रही हुई, सत्ता में जो सरकार में पार्टी है, वो 15 दिन पहले क्या बात कर रही थी कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव थे 2 महीने पहले, तो कह रही थी ये सिंहासन का सेमीफाइनल है, और राहुल जी कहीं नहीं। जब राहुल जी ने उनको बुरी तरह परास्त कर दिया 5 राज्यों के चुनाव में, 3 राज्य बीजेपी से हिंदी हार्टलैंड के छीन लिए, तो बोले अच्छा गौरव वल्लभ, ये टाई हुआ। आप बने रहे हमारे साथ। अरुण सिंह हमारे सहयोगी जो लखनऊ में मौजूद है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त दे रहे हैं। ओवर टू यू अरुण। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो का काफिला लाल बाग चौराहे पर रुका है, और उसकी वजह बहुत ही निराली है। यहाँ पर एक फेमस चाय की दुकान है, और वहां से 3 कप चाय लेकर के उस दुकान का मालिक यहाँ राहुल गांधी के पास पहुंचा था, और जिसकी वजह से राहुल गांधी इस वक्त यहाँ रुके हुए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। चाय पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन राहुल गांधी भी उसके बाद जहां कहीं भी जाते हैं वहां चाय की दुकान पर जरूर रुकते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और ये लाल बाग चौराहा के पास राहुल गांधी के हाथ में इस वक्त चाय का कप है, और वो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, चाय का स्वाद ले रहे हैं। बहुत ही मशहूर दुकान यहाँ की है। तो राहुल गांधी लगातार रोड शो में बिजी हैं। 1 बजे से लेकर के लगातार वो रोड शो कर रहे थे, लेकिन बीच में जैसे ही मौका मिला उन्होंने चाय की चुस्कियां लेना जरूरी समझा, क्योंकि चाय लेकर के वो उनके पास आए थे। तो कुल मिला के राहुल गांधी शायद कुछ थकान इस चाय से मिटा सके जो रोड शो के दौरान उनको हुई होगी। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। तो ये दिखा रहा है कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, कौन सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित कर पाता है। और फिलहाल तो लखनऊ में दिखाई दे रहा है कि राहुल और प्रियंका के इस रोड शो में बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जफर इस्लाम साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत है आपका, और गौरव वल्लभ कांग्रेस की ओर से। लेकिन जफर इस्लाम साहब, अगर बड़ी तादाद में कांग्रेस के पक्ष में अब इस तरह से कार्यकर्ता जुटने लगे हैं, तो आपको आखिर अब भी क्यों शक है कि ये वोटों में कन्वर्ट नहीं होगी भीड़? आपको याद होगा 2017 में जब यूपी के 2 लड़के मिले थे, हाथ मिलाया था आपके ही चैनल पे और अनेक चैनल पे, ये दिखाया जा रहा था कि ऐतिहासिक जोड़ी है, पूरा प्रदेश एक साथ आ गया है। रिजल्ट आपके सामने था। वही मैं कह रहा हूँ इस बार भी, कि इस बार भी देखिए, इस बार तो बहुत वैसी भीड़ भी नहीं जैसी भीड़ पिछले बार हुई थी जब सपा के साथ हाथ मिलाया था, तब वाकई में बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
इस बार तो भीड़ है ही नहीं। लेकिन जफर इस्लाम साहब, एक बात बड़ी ईमानदारी से आप बताइए, क्या वाकई आपको नहीं लगता कि प्रियंका गांधी वाड्रा के इस तरह सार्वजनिक एंट्री के बाद में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है? क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? नहीं, आप ये समझिए, मैं कहने जा रहा हूं कांग्रेस को फायदा जितना नहीं होगा उससे ज्यादा भाजपा को फायदा है। एडवांटेज बीजेपी। कांग्रेस को सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी मुस्कुराहट, एक गौरव बल्ला जी जो उदास घूमते रहते थे उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, उसके अलावा लेकिन अपने इस तर्क को भी समझा दीजिए कि आखिर प्रियंका की सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद बीजेपी को कैसे फायदा हो रहा है? ये मतलब एक तरह से उलटबाजी है, जनता को समझ में आनी भी चाहिए। नहीं, अभी मैं बताता हूं। देखिए, आप अगर थोड़ा सा और एनालिसिस कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये किसका वोट काटेंगे। अगर थोड़ा जो मुस्लिम वोट है, सपा का मुस्लिम वोट पूरा ट्रांसफर होगा कांग्रेस में, और ये पूरा डायरेक्ट जो है डिसएडवांटेज जो है वो सपा के लिए है, और थोड़ा दलित वोट भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बिल्कुल कंठस्थ वोट है, कमिटेड वोटर्स है। नहीं, लेकिन आप कई चीजों को पर गौर नहीं कर रहे हैं जफर इस्लाम साहब। आप सत्ताधारी पक्ष हैं, आपको गौर करना चाहिए। राहुल गांधी अपने नारे के साथ ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ ये लोकसभा चुनाव के लिए उनकी लड़ाई और ये इस तरह का जनसमुदाय उनके आसपास नहीं है। वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, और यही उनका मकसद भी है। लेकिन गौरव वल्लभ, बताइए कि आखिर बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे, क्या बहुत जल्द ये पूरा कर लिया जाएगा कांग्रेस की ओर से? प्रशांत जी, भाजपा के व्यक्ति ने अभी अपनी सोच भी प्रदर्शित कर दी कि मुस्लिम वोट कटेगा, दलित वोट कटेगा। अरे भैया, इस सोच से ऊपर आओ, हिंदुस्तान की सोच रखा करो। हमारे लिए तो हिंदुस्तान की हर जाति बराबर है, क्योंकि हमारी सोच विकास की है। और इनकी सोच क्या है? ये सेटिंग कर लो, इस जाति को दे दो, इससे विकास नहीं होता मेरे दोस्त। हिंदुस्तान की सोच रखोगे ना तो काम होगा आपका। ये दलित वोट कट जाएगा, मुसलमान, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हमारे लिए तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा एक ही मॉडल है, वो विकास की मॉडल है। दूसरी बात, आज देखो, आज से 2 महीना पहले बोलते थे ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये राहुल गांधी जी के लिए सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल हार गए, चलो कोई बात नहीं। फिर जब प्रियंका जी आई तो बोले अभी लेट क्यों आई, इतने दिन क्या कर रही थी? चलो वो भी बात हुई। आज बोल रहे हैं कि राहुल जी और अखिलेश जी की रैली में इससे ज्यादा लोग आते थे। अरे कुछ तो सेंसिबल बात किया करो भाई। हम देश पूछ रहा है कि चौकीदार कहां है, पैसे लेके अपने दोस्तों को क्यों भगा रहा है? चौकीदार ने 30,000 करोड़ अपने दोस्त को क्यों दे दिए? बेरोजगारी की दर कि ये फला लोग जुटे हुए हैं, वो लोग इनके साथ नहीं है, ये लोग उनके साथ है। लेकिन किसी तरह से तो आप भी मान रहे हैं कि कोई तो है जो अब जुड़ने लगे हैं उनसे। तो आखिर क्यों नहीं मान रहे आप कि प्रियंका के आने से तो कुछ तो फायदा होता दिखाई दे रहा है कांग्रेस को? एक छोटी सी एनालिसिस कर। नहीं, सुनिए, देखिए, हिस्टोरिकली देखिए, अगर कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को गुमराह करके रखा है, आज अगर आप देखिए तो पूरे जो जहां से, ये कोई लखनऊ की जनता तो है नहीं, लखनऊ की कुछ जनता है, बाकी अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग आए हैं, बस जो लेकर आए हैं अलग अलग नेता इनके। और उसमें जिससे भी आप नाम पूछे 80% मुस्लिम समाज के लोग हैं। और मुस्लिम समाज के लोगों तो उससे समझ में आता है कि मुस्लिम समाज का सपोर्ट प्रियंका गांधी को है। कहां से रिपोर्ट तैयार हुई है आपकी कि अलग-अलग प्रदेशों से तमाम लोग जुटे हुए हैं, और जो जुटे हैं वो कौन लोग भी हैं? शेष नारायण जी, ये समझ से परे है कि बीजेपी ये मानने को ही तैयार नहीं कि प्रियंका की इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला है। लेकिन एक सवाल तो बड़ा है, जो दावा लगातार किया जा रहा है कि आखिर किसे नुकसान होगा? अगर कांग्रेस को फायदा है तो ये तो तय है कि नुकसान किसी को हो रहा होगा। किसे सबसे ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है इनके विरोधियों में? ट्रायंगुलर कंटेस्ट में जो रूलिंग पार्टी होती है उसी को नुकसान होता है। वो तो फलसफा है, बुनियादी फलसफा है। और जहां तक मायावती का सवाल है, कितनी 6-7 सीटें उनकी आई थी, 17 कितनी आई थी उसमें असेंबली में, और 50 से नीचे अखिलेश यादव की पार्टी का था। हाँ, बिल्कुल। तो उनके पास क्या है जो नुकसान होगा?
और लोकसभा में भी मायावती 0 पे थी और वो उनके परिवार ये जो मिशन दिखाई दे रहा है फिलहाल तो अभी आने वाले लोकसभा चुनाव के तहत हो रही है एक्सरसाइज। हाँ, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सीधा सीधा ये है कि अभी आपने जो बस पे लोग खड़े थे वो लगभग सारे इनके कैंडिडेट्स हैं, 10-12 जो खड़े थे, और वो सारे लोग बाल बचे हैं जीतने से। तो उन लोगों को अगर इनकी वजह से एक पुश मिल जाता है तो जो इनकी 2 सीटें हैं वो 10-15 तो वैसे ही हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि ये मानने को कम से कम मैं तैयार नहीं हूं कि 2014 के चुनाव, लेकिन जहां प्रियंका रोड शो कर रही हैं वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी बात सामने रख रहे हैं। और जैसा कि शेष नारायण जी आप कह रहे थे कि सबसे ज्यादा नुकसान सत्ताधारी पक्ष को होगा।